नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम उन खबरों को आपके सामने रखते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। आपसे और देश से सरोकार रखने वाली खबरों से जुड़े हुए चंद सवाल हम आपसे पूछते हैं ताकि उन खबरों से आप सीधे जुड़ सकें और उनका जवाब मिलता है आपको जनमत के इस मंच पर। तो कुछ खबरें जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है, तो चलिए तैयार हो जाइए। और सबसे पहले उस खबर की तरफ हम आपको लिए चलना चाहते हैं जहां पर जब सच की आवाज सामने आती है तो किस तरीके से जिहादी घबराते हैं, बौखलाते हैं और हमला तक करने से बाज नहीं आते। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब सुदर्शन की जाबाज महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि इस महिला पत्रकार ने उस सच को सामने लेकर वो आई जो अभी तक छिपा हुआ था। किस तरह से देश में स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और जब ये खबर हम दिखाते हैं तो हमारी ही पत्रकार पर जानलेवा हमला होता है। देश में जिहादी आतंकी किस तरह से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उससे अब सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें पहले आप देखिए, फिर इस खबर को विस्तार से आपके सामने रखते हैं। हाँ, मैं जब भी करती हूँ, आपके सामने करती हूँ। ये बैठे नहीं, यही करती हूँ। चलो ना, आओ। यही करती हूँ। भैया मोबाइल दो, भैया मोबाइल दो, भैया मोबाइल दो। हाँ, मैं जब भी करती हूँ, आपके सामने करती हूँ। तो सुदर्शन न्यूज की महिला पत्रकार निडर निर्भीक पत्रकार स्नेहल जोशी, जो अक्सर आपके सामने जिहादियों के काले कारनामे लेकर आती है। नागपुर में कुछ ऐसा ही कर रहे थे ये जिहादी, लेकिन जब उन्होंने सच को उजागर किया तो वो सच उन जिहादियों को नागवार गुजरा। महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी हुई, उन पर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया, ये तस्वीरें उसे प्रमाणित करती हैं। इस स्नेहल की गाड़ी रोकी गई, उन्हें घेर लिया गया, उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। वो लगातार आवाज बुलंद करती रही, लेकिन यहाँ पर उन्हें परेशान किया जाता रहा, उन पर हमला किया जाता रहा। अब ये खबर जरा आपके सामने रखते हैं। दरअसल देश में कुछ ऐसे जिहादी तत्व हैं जो अपने आकाओं के आदेश पर काम करने वाले वो स्लीपर सेल्स हैं जो काम होने के बाद कहां गायब हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। वीरों की भूमि महाराष्ट्र में इसी स्लीपर सेल का मकर जाल फैला हुआ है, जिसका खुलासा नागपुर से लगातार हमारी निर्भीक पत्रकार स्नेहल जोशी करती रही। लेकिन कुछ ऐसे खुलासे जो इन स्लीपर सेल्स को नागवार गुजरे और उन्होंने जो किया वो आज आपके सामने है। यहाँ पर जिहादी ने, एक ऐसा जिहादी जिसने अवैध पटाखों की फैक्ट्री खोली। दूसरी तस्वीर में आप उस अवैध पटाखे की फैक्ट्री देख भी पा रहे हैं। अवैध पटाखों की फैक्ट्री खोली। हैरत की बात तो यह है कि ये इस्लामिक जिहादी यहाँ नहीं रहता है, उसने तो अपना ठिकाना मुस्लिम कॉलोनी में ही बना रखा था। लेकिन जिस इलाके में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी पटाखों की, वो मौत की फैक्ट्री हिंदू मोहल्ले में थी, या उस जिहादी की नजर में काफिरों के मोहल्ले में थी। इस फैक्ट्री के बराबर में ही शराब का ठेका भी है, जो कि आग में घी डालने का काम करता है। यानी चूक या गलती से बड़ा हादसा होता तो मरता कौन? सवाल के आगे जवाब सीधा है, मरने वाले होते निर्दोष हिंदू, क्योंकि ये एक हिंदू मोहल्ला है। इस जिहादी का अपना मकसद पूरा हो जाता, लेकिन जैसे ही हमारी निर्भीक पत्रकार ने इस जिहादी के कुकृत्य को, इसके षड्यंत्र को देश के सामने रखा, जैसे ही फैक्ट्री में आग लगती, समय रहते आग पर काबू पा लिया नहीं जाता अगर, तो क्या परिस्थिति होती, ये आपके सामने है।
जैसे ही इस इस्लामिक स्लीपर सेल का मकसद पूरा नहीं होता है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि इस खबर को पहले ही हमारी पत्रकार ने क्रैक कर दिया, क्योंकि इस जिहादी का जो मकसद था सुदर्शन न्यूज ने उसे दुनिया के सामने उजागर कर दिया, और आखिरकार जब इसका मकसद पूरा नहीं हो पाता तो ये बौखला उठता है। सुदर्शन न्यूज की महिला पत्रकार स्नेहल जोशी पर हमला कर दिया जाता है। दरअसल घटना स्थल पर जब वो पहुंचती हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन का माइक देखकर मकसद पूरा ना होने से बौखलाया ये जिहादी उन पर टूट पड़ता है, हाथापाई करता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। इस अवैध पटाखा फैक्ट्री के मुस्लिम मालिक और उसके साथियों ने महिला पत्रकार से फोन छीना, मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया। अब पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि क्या ये जिहादी कुछ छुपाना चाह रहा था? क्या इसको अपनी पोल खुलने का डर था? क्या इसके आका ने मकसद पूरा न होने पर 72 हूरों के न मिलने और दोज़ख की आग में जलने का डर दिखाया? ये तो तभी पता चल पाएगा जब ये स्लीपर सेल पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी इस पर मौन है। सवाल ये भी है कि प्रशासन का ये मौन क्या कहता है? इस जिहादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होगी? इस जिहादी को आखिर किसने परमिशन दी कि हिंदू मोहल्ले में ये अवैध पटाखा फैक्ट्री, जो मौत की फैक्ट्री बन सकती थी, यहाँ पर कई दिनों से चला रहा था? और जब हमने सच इस दुनिया के सामने रखा तो आखिर ये बौखला जाता है और महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला करता है। हमला केवल एक महिला पत्रकार पर नहीं हुआ है, हमला राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज पर हुआ है। हमला उस सच पर हुआ है जिसे दबाने और छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हम न डरे थे, न डरे हैं और न आगे डरेंगे। निर्भीकता और निडरता और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे, जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोलते रहेंगे। इस पूरी घटना को आइए जरा स्नेहल के शब्दों में भी समझिए। नागपुर शहर के मेहंदीबाग कॉलोनी, जो पूरी हिंदू बस्ती है, वहाँ पर मॉडर्न पटाखा नाम से एक गोडाउन लगा हुआ था जो पटाखे का था, और गुलाम ब्रदर्स के जो मालिक है, जो उस बस्ती में नहीं रहते, हम स्थानीय जगह पर है जहाँ पर ये पटाखा कल जो गोडाउन में आग लगी और जिस तरीके से आतिशबाजी हम कहेंगे पूरे कॉलोनी ने देखी, और जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों के जो दिल दहलाने वाली जो घटना थी, वो जिन्होंने आंखों देखी है, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। क्योंकि हालांकि इस पूरे मामले को दमकल विभाग ने पूर्ण तरीके से संभाल लिया, किसी की भी जीवित हानि नहीं हुई है। लेकिन कल का जो नज़ारा था वो कैसा था? कल का नज़ारा एकदम भयावह था। ये ऐसा लग रहा था कि पूरे बस्ती वहाँ पर उड़ जाएंगी, इतना बारूद। ये पहले बात तो इनको परमिशन दिया कि वहाँ पर परमिशन देने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि बाजू में दारू की भट्टी है, दारू की दुकान है, वो भी ज्वलनशील है, अल्कोहल रहता है, ज्वलनशील है। उसके बाजू में वो कहते बॉल बनाने की फैक्ट्री है। हमने पूछा 7 किलो रुपए के पटाखे रखने की अनुमति क्या उन्हें मिलेगी? वही हम कह सकते हैं कि दारू के दुकान के बाजू में एक ज्वलनशील पदार्थ जो है वो दारू की होती है, जिसमें दारू चिलर दारू के ये दुकान भी है, उसके बाजू में भी ये पटाखा का गोदाम था। क्या उनका ये जो अनुमति मिली थी, क्या उन्हें फायर की अनुमति मिली थी क्या, या क्या यहाँ पर गोडाउन रखने की अनुमति मिली थी क्या? ये भी सोचने लायक बात है। नुकसान आपको इस दुकान के पटाखे जलने के बाद हुआ, क्या कहना है? एस्टिमेट है जो उन्होंने जो दिया है वो 7 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दिया है। तो मुझे ये पता नहीं इनको कितने टन पटाखा रखने की कैपेसिटी दी है कारपोरेशन ने या अपने प्रशासनिक अधिकारी ने, और इनमें 7 करोड़ का एस्टिमेट बोले तो कोई मजाकबाजी नहीं होती। और इन लोगों ने गोडाउन के अंदर भी पटाखे न रहते हुए इनके पार्किंग क्षेत्र में जो बना हुआ टीन का शेड है, जिससे सटी हुई मेरी हार्डवेयर की दुकान है, वो हार्डवेयर की दुकान को इनसे ज़्यादा मेरे को 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कौन करके देगा? यही सवाल मेरा प्रशासन से भी है और ये पटाखा व्यवसायी व्यापारी से भी। आपको लगता है कि ये उन्होंने इतना बड़ा एस्टिमेट दिया, इनको क्या फायर की अनुमति? आज जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि इनके पास फायर की एनओसी भी नहीं है, इनके पास कोई वैसे जो फायर सेफ्टी के रूल प्रिकॉशन लेने वाले कोई औजार
या कोई ऐसी प्रिकॉशन लेने वाले कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है, जो कि इनका काम ही ज्वलनशील पदार्थ का है, जिसमें आज देखा जाए तो इनके पास में पूरा सिस्टम होना चाहिए था ताकि ये अनुमति नहीं होती थी। और भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे किसी की जनहानि नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, इसके लिए अभी इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मेरे प्रशासन से मांग। लेकिन सामान्य जनता अगर जिहाद की बात जब सोचता है तो वो इसी तरीके से सोचता है कि हमें, या फिर जो जिहादी होता है वो 72 बुरे के बारे में सोचता है कि मरने वाले जो मरते हैं वो हिंदू रहेंगे। गोडाउन हिंदू बस्ती में है, गोडाउन की अनुमति मिली नहीं मिली पता नहीं, मरने वाले भी अगर होंगे तो वो हिंदू होंगे। जिनका नुकसान हुआ है, भाई आप हिंदू हो, आप भी हिंदू हो, मतलब मर जो रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है वो तो हिंदुओं का हो रहा है साफ साफ। तो 10,000 का नुकसान हुआ। आपका 10,000 रुपए का एक सबसे छोटा छोटी सी दुकान है जूस की, जो बैनर जल गए, मेरा ऊपर का टब जल गया। बहुत अच्छा जो मेरे को टाइम पे बुझा दिए, वरना दुकान जल जाए। बिल्कुल जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पूर्ण तरीके से जो है वो किस तरीके से ये बिजनेस जिहाद है, जहाँ पर अनुमति भी नहीं ली जाती और फायर की अगर कुछ दुर्घटना होती है तो सेफ्टी के लिए भी कुछ भी उपाय नहीं होता, तो ये भी सोचने वाली बात है। स्नेहा जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। तो जिहादी ने चुना हिंदू मोहल्ला, जहां अवैध पटाखे की फैक्ट्री, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और इसीलिए पूरी बौखलाहट सुदर्शन न्यूज की पत्रकार पर निकालने का प्रयास किया गया। हमला हुआ, लेकिन हम किसी हमले से डरते नहीं हैं, हम सच के साथ चलते हैं और सच की आवाज बनते हैं, और इसलिए ऐसे जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोलते रहेंगे। और जनमत के सफर को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलते हैं। आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। तहव्वुर राणा थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से लेकर एनआईए की टीम इसे निकलने वाली है। यह खबर इस वक्त आ रही है, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से लेकर निकलेगी एनआईए की टीम। एनआईए मुख्यालय पहुंची है, डॉग स्क्वाड की जांच भी पूरी हो चुकी है और इन सब के बीच स्पेशल कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। तो आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से लेकर एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को आगे निकलेगी। एनआईए मुख्यालय पहुंचा जाएगा, जहां पर डॉग स्क्वाड की जांच भी पूरी हो चुकी है और इन सब के बीच एयरपोर्ट पर तहव्वुर का मेडिकल चेकअप भी हो गया है और अब आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 26 नवंबर 2008 वो तारीख जब मुंबई की गलियों में गोलियां चली, खून बहा और भारत का दिल छलनी हुआ। ताज होटल जल रहा था, मासूमों की चीख गूंज रही थी और पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। आज उस काले दिन की साजिश रचने वालों में से एक बड़ा नाम तहव्वुर हुसैन राणा भारत की गिरफ्त में है। यह सिर्फ एक आतंकी का प्रत्यर्पण नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते हुए इरादों की घोषणा है। तहव्वुर राणा वही शख्स है जिसने डेविड हेडली के साथ मिलकर 26/11 के हमले की रूपरेखा तैयार की थी। कांग्रेस सरकार के दौर में इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि भारत अब माफ नहीं करता, सीधे दुश्मनों को घसीट कर लेकर आता है। अमेरिका की अदालत में सालों की कानूनी लड़ाई के बाद अब तहव्वुर राणा भारत के सामने है। उससे पूछताछ में कई गुनहगारों के चेहरे बेनकाब होंगे। अब वक्त है सच्चाई को सामने लाने का और 26/11 के हर साजिशकर्ता को उसकी औकात दिखाने का। हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे दुश्मन आज भी खुलेआम घूमते हैं और अगर भगोड़े लाए गए, वो भी जो किसी छोटे मोटे अपराध में फरार थे। लेकिन सत्ता बदली और मोदी सरकार ने वादों को हकीकत में बदला। एनआईए ने सबूतों का पहाड़ खड़ा किया, अमेरिका को भरोसा दिलाया कि राणा को निष्पक्ष ट्रायल मिलेगा और 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आखिरी अपील खारिज कर दी। ये न्यू इंडिया है जो अपने दुश्मनों को ना माफ करता है ना छोड़ता है। अब सवाल ये कि तहव्वुर हुसैन हिरासत में क्या क्या राज खुलेगा। हेडली के बयानों के साथ उसकी ग्रिलिंग होगी,
आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद और जकीर उर रहमान लखवी जैसे आतंकियों के नेटवर्क की सारी परतें उधेड़ेंगी। ये पूछताछ सिर्फ तहव्वुर तक नहीं रुकेगी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उसके आकाओं की पोल खोलेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान कि तहव्वुर हमारा नागरिक नहीं है, उसकी घबराहट को दिखाता है। Also, I'll get back to you on the Tahawwur Rana issue. We have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. लेकिन सच छिप नहीं सकता। भारत अब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं करता, बल्कि अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से घसीट कर लाता है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक कर अज्ञात हमलों में मारे जा रहे हैं। ये साइलेंट वॉर है जिसे भारत कर्मों से लड़ रहा है। 26/11 का हर साजिश करता, चाहे वो तहव्वुर हो, हाफिज हो या आईएसआई का कोई अफसर, अब बच नहीं सकता। कांग्रेस के जमाने में आतंकियों को शह मिलती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत अब कमजोर नहीं, आक्रामक है। तहव्वुर का भारत आना सिर्फ शुरुआत है। हर आतंकी को उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो फांसी का फंदा हो या सर्जिकल स्ट्राइक की गोली। ये केवल एक आतंकी का प्रत्यर्पण नहीं, बल्कि भारत का संकल्प है। 26/11 के जख्म आज भी हरे हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हर गुनहगार को कब्र तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी से दुनिया को साफ संदेश दिया गया है कि भारत अपने दुश्मनों को ना भूलता है, ना माफ करता है। अब वक्त आ गया है कि आतंक के आकाओं को उनकी औकात दिखाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये बदला हुआ भारत है, और ये बदला हुआ भारत अपने दुश्मनों से हिसाब लेता है। के सफर में अब आगे बढ़ते हुए हम उस कदम की बात करने वाले हैं जिसका विरोध हो रहा है। दरअसल सरकार जब देश हित में कोई ठोस कदम उठाती है तो उसका विरोध केवल विपक्ष से नहीं, बल्कि उन ताकतों से भी होता है जो वर्षों से एक तरफा फायदे उठाते रहे हैं। वक्फ संपत्तियों से जुड़ा संशोधन विधेयक सामने आते ही जो प्रतिक्रिया आई है, उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही से इतना डर क्यों है। भोपाल से लेकर कोलकाता और असम तक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों की बेचैनी साफ नजर आ रही है। बिना किसी राजनीतिक झंडे, बैनर के भीड़ सड़कों पर उतर जाती है। नारे नहीं, लेकिन इरादे साफ हैं। वक्फ बोर्ड की बेलगाम ताकत पर कोई लगाम न लगे। अब इन कट्टरपंथी जिहादी संगठनों के दोगलेपन से हम आपका परिचय कराते हैं कि जनता और सरकार को ये कैसे धोखा देते हैं। दरअसल भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में मुसलमानों से शांतिपूर्ण मौजूदगी की अपील की गई। ध्यान से सुनिएगा, शांतिपूर्ण मौजूदगी। लेकिन सड़कों पर दिखी तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हुई नजर आई। ये मौजूदगी वक्फ संपत्तियों की रक्षा नहीं, बल्कि नियम कानून से प्रतिशोध जैसा प्रतीत हो रही थी। इससे यह साफ समझा जा सकता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, लेकिन खाने के कुछ और है। जिहादी संगठनों के आका दिखावे के लिए शांति प्रदर्शन की बात तो करते हैं, लेकिन असल में इनके इरादे होते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंसा करना, सरकारी संपत्ति सहित आम जनता को नुकसान पहुंचाना। दूसरी तरफ कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी आई। सेंट्रल एवेन्यू में हालात इतने खतरनाक हो गए कि यहां पर परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। वक्फ विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की गाड़ियों और दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कोलकाता में हालात नियंत्रण से बाहर होते दिखे। स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। तस्वीरें देखिए और खुद इन जिहादियों की मंशा को समझिए। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या ये वक्फ के खिलाफ विरोध है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, या फिर जिहादियों का एक ऐसा झुंड है जो सिर्फ और सिर्फ हिंसक उत्पात करता है, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज होता है।
क्योंकि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन जिहादियों ने जय श्री राम के लगे हुए झंडे उखाड़ फेंके, किस तरीके से इन जिहादियों ने महादेव की स्टिकर पर लात मारी। ऐसे में जो इनके आका लगातार ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए, उनको इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि आखिर ये कैसा विरोध है जो वक्फ के नाम पर विरोध तो करता है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाता है। जय श्री राम के झंडे को उखाड़ना, महादेव की स्टिकर पर लात मारना, ये बताता है कि इनकी जिहादी मानसिकता आखिर है क्या। पश्चिम बंगाल से जो ताजा तस्वीरें आई वो केवल भावनात्मक विरोध नहीं बल्कि सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा की रणनीति का हिस्सा है। हिंदुओं के वाहनों पर हमले, दुकानों को नुकसान, ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है? क्या ये वही राज्य नहीं है जहां राजनीति ने वर्षों से तुष्टीकरण को पाल पोस कर रखा, एक हिंसक सोच को बढ़ावा दिया? अब जब कानून उस सोच को चुनौती दे रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया इस रूप में सामने आ रही है। सरकार को इस समय पीछे नहीं हटना चाहिए। यह समय है ये दिखाने का कि भारत में संविधान सर्वोपरि है। जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें सवालों का सामना करना ही होगा। तो जनमत देख रहे हैं आप, और जनमत में इस वक्त अब सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको ले चलते हैं। कांग्रेस क्षत्रिय नेताओं की 9 बजे होने वाली जूम मीटिंग रद्द हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, आलाकमान ने अंदरूनी दबाव से जूम मीटिंग रोक दी है। राजपूत नेताओं को फोन करके शांत किया गया है। यह खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है ये। राजपूत नेताओं को यह कहा गया है कि हालात अभी ठीक नहीं है। तो राणा सांगा के अपमान के मसले पर जिस तरीके से राजपूत नेताओं ने अपना विद्रोह दिखाया था, आज रात 9 बजे होने वाली जूम मीटिंग अचानक रद्द कर दी गई है। यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेतृत्व ने अंदर खाने से दबाव बनाया, फोन कॉल्स किए, अब मीटिंग टल गई है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या पार्टी का डर जीत गया है? क्या ये राजपूत अस्मिता की हार है या राजनीति का एक नया मोड़ है? लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, आला कमान ने के अंदरूनी दबाव के चलते 9 बजे जो जूम मीटिंग होने वाली थी, देश भर के क्षत्रिय नेताओं की तरफ से उस मीटिंग को रोक दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, फोन लाइन पर मेरे सहयोगी विकास ब्रिजेश सक्सेना जुड़ रहे हैं। विकास, ये बहुत बड़ी जानकारी है क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से आक्रोश रोष था और ये कहा जा रहा था कि 9 बजे की ये जूम मीटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए और आलाकमान के लिए, लेकिन ये मीटिंग रद्द हो गई है। क्या जानकारी है आपके पास? वाकई लावली जी, देखिए, ये जो राजपूती अस्मिता को लेकर हमने खबर दिखाई थी, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि किस तरह से न सिर्फ क्षत्रियों का बल्कि राजपूतों का जो अपमान कांग्रेस ने किया था, उसके बाद राजपूती तमाम लोगों ने, संगठन के लोगों ने ये तय किया कि वो जूम मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में एजेंडा तय होगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है, अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो मीटिंग थी ये कैंसिल की गई है। अब अगर आपको बात करें तो कांग्रेस के भीतर इस समय हड़कंप मच गया है। मामला अब नियंत्रण में लेने की कोशिश आला कमान से लेकर हर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तक पहुंच रही है। राजपूत नेताओं को फोन करके कहा जा रहा है कि इस वक्त मीटिंग करना ठीक नहीं होगा। खड़गे से लेकर तमाम महासचिवों की बात कर लें, शक्ति सिंह गोहिल जो खुद गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दे को किसी भी तरह से इस समय शांत किया जाए। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि राजपूती नेताओं ने अब कह दिया है कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे। आज की बैठक चल गई है, लेकिन समाज को और खासकर समाज का जो अपमान किया है, हमारे जो धर्म योद्धाओं का अपमान किया है, उसका जो बदला है उसके लिए कल बैठक की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ लावनी जी। यानी कि अभी विरोध की चिंगारी सुलग रही है। मीटिंग आज की रद्द हुई है लेकिन ये मीटिंग कल होगी। विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि इस समय देखिए, आज जो संगठन की मीटिंग होने वाली थी उसको लेकर आपको हमने शाम को भी आपने ये खबर ब्रेक की थी कि 4 बजे से फोन का सिलसिला शुरू हो गया था। आला कमान तमाम कांग्रेस के नेताओं को फोन कर रहा था। खुद डैमेज कंट्रोल की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नेताओं को फोन लगा रहे थे। उन्होंने सभी को कहा था कि इस समय डैमेज कंट्रोल किया जाए, ये बात ज्यादा ना उठे। लेकिन अब अगर बात की जाए तो आज की मीटिंग तो ये टल गई है।
लेकिन कल ये जूम मीटिंग की जाएगी और 12 तारीख को आगरा में जो महापंचायत होने वाली है बड़ी राजपूतों की, उसमें ये एजेंडा तय होगा और कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि देखिए जो जितने बड़े राजपूती नेता हैं उनका ये कहना है, जो भले ही कांग्रेस में है, उनका ये कहना है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमारी अस्मिता का सवाल है। राणा सांगा जी सिर्फ एक धर्म योद्धा नहीं है, उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके मार्ग स्रोत हैं जो मार्ग प्रदर्शित करते हैं। हमेशा उनके मार्ग पर, उनके राह दिखाए रास्तों पर राजपूती समाज चला है। अब उनका सियासत में इस तरह से इस्तेमाल करना कांग्रेसी नेता खुद अब ये बात कह रहे हैं कि उनको सहन नहीं होगा, लिहाजा कल मीटिंग है। और आज जब नेताओं से हम बात कर रहे थे, तमाम हमारे सहयोगियों ने जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए इस वक्त हमारी जो समाज की बात होगी, जो समाज के प्रतिनिधित्व करता है, उनकी बात मानी जाएगी पार्टी से ऊपर उठकर। तो कल नया सूरज जो आएगा वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि कल ये बैठक होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। कल का सुबह, एक बार फिर से कल की सुबह कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि आज रात होने वाली ये मीटिंग भले ही रद्द हो गई हो, भले ही इस असंतोष को इस दबा दिया गया हो, लेकिन राजपूत समाज स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो रुकने वाला नहीं, वो झुकने वाला नहीं है। वो अपनी अस्मिता की जंग लड़ता रहेगा और कांग्रेस आला कमान को अपना स्टैंड राणा सांगा जी के अपमान पर क्लियर करना होगा। आज की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब उस राज्य की कर लेते हैं जहां पर एक मुख्यमंत्री जब अपने आप को संविधान से ऊपर मानने लगे, जब जनता की सेवा करने की शपथ लेकर न्यायपालिका को ही चैलेंज करने लगे, चुनौती देने लगे, तब सवाल उठता है कि क्या भारत का लोकतंत्र किसी एक नेता के अहंकार का बंधक बन गया है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर न्यायपालिका के साथ टकराव की राह पर है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने पर ममता बनर्जी को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दत्ता द्वारा एनजीओ अमनदीप की ओर से जारी किया गया, जिसमें 3 अप्रैल को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी का आरोप है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा की गई 26,000 अवैध नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। इस राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला यही है, लेकिन इस पर ममता बनर्जी का बयान है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अगर मुझे जेल में भी डाल दिया जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं हर हाल में आप लोगों के साथ खड़ी हूं। अब इस बयान को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये टिप्पणी न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है और संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर सरकार द्वारा कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने जैसा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना है और अवमानना नोटिस पर सुनवाई जल्द होनी तय भी है, लेकिन कानूनी गलियारों में ये मामला अब कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज का सवाल है कि ममता में इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है कि वो सीधे सीधे अदालत के फैसले को चुनौती दे रही हैं? क्या ये एक संकेत है कि राज्य सरकार अदालत के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपने स्तर पर नई योजना बनाकर इन्हीं अवैध नियुक्तियों को वैधता देने की कोशिश करेगी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हालिया बयान, जब तक मैं जिंदा हूं किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ये सिर्फ एक भावनात्मक लफ्ज नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 26,000 शिक्षक नियुक्तियां अवैध हैं और इन्हें त्वरित रद्द किया जाएगा। पर ममता बनर्जी ने खुले मंच से सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, जैसे संविधान नहीं, दीदी की मर्जी ही राज्य का कानून हो। 3 अप्रैल को आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का प्रतीक भी है।
लेकिन 8 अप्रैल को ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से जो कुछ कहा, उसने एक मुख्यमंत्री की मर्यादा को तार तार कर दिया है। यह दिखाता है कि ममता का ये रवैया लोकतंत्र नहीं, सत्ता का नशा है। क्या मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मंच से खारिज कर दे? क्या ये जनता को अदालत के खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं है? क्या यही है मां माटी मानुष का असली चेहरा? सच ये है कि ममता बनर्जी कानून को अपने राजनीतिक एजेंडे की सीढ़ी बना रही हैं। उनकी नीति स्पष्ट है, कोर्ट जो भी कहे दीदी वही करेंगी जो उन्हें राजनीतिक रूप से सूट करेगा। सुप्रीम कोर्ट कहे कि नियुक्तियां अवैध है, लेकिन मोहतरमा ममता कहे मुझे जेल भी भेज दो, मैं नहीं झुकूंगी, तो फिर ये सीधा सीधा संवैधानिक विद्रोह नहीं तो और क्या है? ममता बनर्जी की रणनीति सिर्फ सत्ता बचाने का हथकंडा नहीं है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की साख पर हमला है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर चुप्पी साध ली गई, तो कल कोई भी नेता अदालत को सरेआम चुनौती देगा। ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के लिए मिसाल पेश करने का कि भारत में न कोई कानून से ऊपर है, न ही कोई दीदी संविधान से बड़ी। और ये भी वक्त है जनता को जगाने का, ताकि राजनीति के नाम पर न्याय और सच्चाई को कुचलने वालों से सवाल पूछा जा सके। ममता बनर्जी का ये बयान उनके संघर्षशील नेता की छवि को मजबूत करने की कोशिश तो हो सकता है, लेकिन इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या वो संवैधानिक मर्यादाओं को भी अपनी लोकप्रियता की बलि चढ़ा देंगी? जहां एक और सुप्रीम कोर्ट न्याय और निष्पक्षता की बात कर रहा है, वहीं राज्य सरकार भावनात्मक राजनीति का सहारा लेकर कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने की राह पर है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या ममता बनर्जी को इस अवमानना के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? और क्या ये मामला भारत के लोकतंत्र की गरिमा को और मजबूती देगा या उसे एक नया झटका? जनमत में आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में शुरू हुए राज्यव्यापी सुशासन तिहार में लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दरअसल सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन को जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करना ही इसका मूल आधार है। जय जोहार। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम सभी सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और जन संवाद को और अधिक सशक्त बनाना है। पहले चरण में 11 अप्रैल तक आमजनों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मैं स्वयं, मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी आपसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी के नवनिर्माण हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर सुशासन तिहार 2025 में भाग लें और इस महापर्व को इसके उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तथा
छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा में एक नई इबारत लिखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो जनपद के सफर में आज बस इतना ही। चलते चलते बस इतना कहना चाहेंगे, सच लोकतंत्र का आधार होता है और सच संगठित होकर आता है। संगठन में शक्ति है, यही एक सच है। इसलिए हिंदुओं को एकजुट होना है, संगठन की ताकत दिखाना है। एक बेहतर तस्वीर हमारे बीच हो, इस उम्मीद के साथ जनमत पे अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।